अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इत्तलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फैसला करने जा रही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी और ना ही किसी ऐसे इत्तेहाद में शामिल होगी जो तहरीक इंसाफ के तहत कायम किया जाएगा। JUI ने यह फैसला भी किया है कि वो पार्लियामेंट में आज़ाद हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करती रहेगी, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। अगरचे JUI का ताज़ा मौक़िफ़ है कि वो मजलिस में होने वाले फैसलों को जल्द सामने लाएंगे, ताहम इत्तलात के मुताबिक JUI ने तहरीक इंसाफ की बार बार और पुरजोर दरखास्तों पर उससे बाज़ वजाहतें तलब की थीं, जो कई हफ्ते गुजरने के बावजूद जवाब तलब हैं। JUI समझती है कि वो हुकूमत के खिलाफ सियासी जमातों के इश्तिराक से बड़ा इत्तेहाद कायम करने की ख्वाह थी, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ थी। उसने वसीतर सियासी इत्तेहाद का डोल डाले रखा था ताकि इन खुफिया मुज़ाकरात में उसकी बारगेनिंग पोजीशन मुस्तहकम हो सके। क्या इस तरह वो सियासी जमातों को आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रही थी? PTI और JUI के रहनुमाओं के दरमियान हालिया अरसे में कई मुलाकातें रहीं, बल्कि मुलाकातों का इस सिलसिला इंतखाबात से पहले ही शुरू हो गया था। 26 अक्टूबर 2023 को असद कैसर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ और जुनैद अकबर पर मुश्तमिल PTI के वफ़द ने मौलाना की खुशदामन के इंतकाल पर अफसोस के लिए उनसे मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। 15 फरवरी 2024 को PTI वफ़द ने मौलाना से फिर मुलाकात की। दोनों जमातों ने इंतखाबात में मुबैना धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात और इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसके बाद 26 सितंबर 2024 को PTI के कानूनी मुशीर सलमान अकरम राजा ने मौलाना से मुलाकात की, जिसमें आइनी तरामीम के मुसव्वदे पर तबादला ख्याल किया गया और मुश्तरका मुसव्वदा तैयार करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। 6 नवंबर 2024 को असद कैसर और फैसल चौधरी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जहां पार्लियामेंट में कानून साजी और आइंदा के सियासी लाहे अमल पर बात हुई। इससे कबल 23 अगस्त 2024 को दोनों जमातों के वफूद ने कौमी असम्बली और सेनेट में कानून साजी से मुताल्लिक़ मशावरत के लिए बाकायदा कमेटियां तश्कील देने पर भी इत्तफाक किया था। इन राब्तों में PTI की मुसलसल कोशिश रही कि मौलाना किसी भी तरीके से बाकायदा PTI के साथ इत्तेहाद कर लें और हुकूमत मुखालिफ तहरीक में भरपूर सियासी सपोर्ट फराहम करें। इस दौरान इमरान खान और PTI दो अहम हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते रहे। एक ये कि अब से कुछ अरसे पहले तक इमरान खान मौलाना को लेकर किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते थे, जनरल बाजवा को क्यों उन्हें मौलाना के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने से रोकना पड़ा। दूसरी हकीकत मौलाना का सियासी तजर्बा, जिसकी मियाद PTI के क़याम से भी पहले की है। ऐसे में PTI क्या तवक्को रख रही है कि मौलाना इतनी आसानी से उन्हें अपना सियासी कंधा फराहम कर देंगे? इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रज़ा रूमी। प्रोग्राम का सवाल आप सभी से। मुख्तदरा के सामने अपनी बारगेनिंग पोजीशन बेहतर बनाने का मुकाबला किसने किसको कितना इस्तेमाल करने की कोशिश की? जैगम साहब, आपके ख्याल में एक टाइमलाइन है पूरी की पूरी सामने। यहाँ JUI मिलती भी रही, मेज़बानी भी करती रही, साथ चलने के हमें तासुर भी आता रहा और PTI की भरपूर कोशिश रही कि किसी तौर से ऑन बोर्ड हो जाए मौलाना साहब। अब किसने किसको कितना सियासी तौर पर इस्तेमाल किया? किसने कोई सियासी फायदा उठाया या दोनों ने कोई सियासी नुकसान किया? देखिए, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पार्टियां कैसे एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं या कर रही हैं। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि पार्टियां विन लूज की बजाय, किसी को इस्तेमाल करने की बजाय ये देखें कि उन सब के जो मफादात हैं वो इकट्ठे होकर कैसे हासिल किए जा सकते हैं। जो इत्तेहाद बनते हैं वो इस सोच के तहत बनते हैं, वो एक दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनते, और जहाँ इस्तेमाल करने के लिए बनते हैं वहाँ वो नाकाम होते हैं। तो इस वक्त PTI की ज़रूरत थी मौलाना, और PTI की ज़रूरत थी जमीयत उलमा इस्लाम। अगरचे वोटों की उनकी वो तादाद नहीं है जो PTI की है, लेकिन उनके पास स्ट्रीट पावर है। उनके साथ मौलाना की, जैसे आपने कहा, उनका तजर्बा, उनकी विजडम उनके काम आती और वो तमाम अपोजिशन को इकट्ठे बना लेते। लेकिन उसके लिए PTI को एक काम करना था जो तमाम बड़ी जमातें तारीख़ में करती रही हैं। वो ये हैं कि उन्हें इत्तेहाद की सदारत वो छोटी पार्टी को देनी पड़ती है। इस वक्त उन्हें इत्तेहाद की सदारत मौलाना को बिल्कुल उस तरह देने की ज़रूरत थी जिस तरह PDM की सदारत मौलाना को दी गई थी, और फिर मौलाना का मशवरा भी मानने की ज़रूरत थी। और जब अलायंस में आ जाते थे फिर तमाम मुज़ाकरात अलायंस के ज़रिए करने की ज़रूरत थी, वरना तासुर यही होता कि इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है।
और जमीयत उलमा इस्लाम को यही तासुर मिला, या कम से कम सियासी बयान, उनकी सियासी पोजीशन ये था कि पीटीआई हमें इस्तेमाल करके, हमें कांधा इस्तेमाल करके, हमें हुकूमत को दिखा के, मौलाना का डरावा दिखा के वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी बारगेनिंग पोजीशन को बेहतर करना चाहती है। अब मौलाना भी इतने आसान हाथ में आने वाले तो नहीं हैं, और इस वक्त जो मामला है कि मौलाना के मफादात और पीटीआई के मफादात, इमरान खान के मफादात इकट्ठे नहीं हैं, तो इसलिए ज़रूरी था कि पीटीआई 2 कदम और आगे जाती और देखती कि मौलाना के मफादात के लिए वो क्या कर सकती है, मौलाना को क्या दे सकती है, जिसके नतीजे में मौलाना उनको कुछ देने पर तैयार हों, उनके साथ चलने पर तैयार हों। और मेरी राय में वो सबसे अहम बात ये थी कि वो अलायंस बनाने की उनको दावत देते और उस अलायंस की सदारत देते और ये वादा करते कि जब तक ये अलायंस है तो ये अलायंस ही का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा। लेकिन पीटीआई की ये पोजीशन नहीं है। पीटीआई ये समझती, इसको वारे नहीं खाता। पीटीआई ये समझती है कि पाकिस्तान में 2 कुव्वतें हैं, एक मुक्तदरा है और दूसरी पीटीआई है। वो ये नहीं समझती कि किसी भी जमात को इतनी अहमियत दी जा सकती है या वो ऐसे प्लेटफॉर्म में जा सकती है इस वक्त जिस प्लेटफॉर्म की सदारत किसी दूसरी जमात के पास हो। वो ये समझती है कि ऐसा करने से उसके बयानिए की नफ़ी होगी जिसमें तमाम सियासतदान करप्ट हैं, इंक्लूडिंग मौलाना के बारे में आप देखिए वो क्या कुछ बातें करते रहे हैं। तो उसका नतीजा ये निकला है कि जितने भी जतन किए गए हैं मौलाना को मनाने के, जितनी खुशामद की गई है, जितनी हाज़िरियाँ दी गई हैं, वो तमाम की तमाम बेकार गई हैं। ज़ैगम साहब, क़तई कलामी की माजरत, आपकी गुफ्तगू ये कह रही है कि मौलाना और पीटीआई के मफादात एक नहीं थे, मगर पीटीआई की ज़रूरत थी मौलाना। आपने कहा कि मतलब आपकी इस गुफ्तगू से तासुर बन रहा है कि क्या पीटीआई इस वक्त पॉलिटिकल आइसोलेशन में जा रही है? क्या पीटीआई सियासी ग्राउंड पर ऑपरेट नहीं करना चाह रही, जब आप ये कह रहे हैं कि वो 2 ही पावर समझते हैं? देखिए, पीटीआई की पॉलिटिकल आइसोलेशन, अगर आप ये समझते हैं कि अवाम की ताकत बड़ी चीज़ है, तो अवाम की ताकत तो उनके पास है, बिल्कुल, वोट तो उनके पास है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को एक कॉर्नर पे बंद कर लिया है। और उसकी वजह यह कि एक ही वक्त में तमाम महाज खोले, एक ही वक्त में सबको नाराज़ किया है और इस्टेब्लिशमेंट से झगड़े को तो उस लेवल पर लेकर गए हैं कि जिसमें वो झगड़ा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ से मुतालबा है कि माफ़ी मांगी जाए। इस वक्त जो पीटीआई की ज़रूरत है वो मौलाना जैसी जमात की है जो उनको वापस सड़कों पे लाने के काबिल बना सकें। पीटीआई आज खुद इस काबिल नहीं है कि इस वक्त एहतजाजी सियासत कर सके, जो उनके साथ उनके बिहाफ पे बारगेनिंग पर भी वापस जा सके, टेबल पर भी दूसरी साइड को ला सके। सही। तो मौलाना और जेयूआई और दूसरी सियासी जमातें भी इस वक्त पीटीआई की ज़रूरत है, तमाम तर मकबूलियत के बावजूद, तमाम तर वोट्स के बावजूद। और ये नई बात नहीं है। आप देखिए, पीपल्स पार्टी को भी एक वक्त में जरूरत थी जब पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात थी, उसने भी इत्तेहाद बनाए और दूसरों को सदारत दी। मुस्लिम लीग नवाज ने भी बड़ी पार्टी होने के बावजूद इत्तेहाद बनाए और दूसरों को लेके चला। तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि इत्तेहाद पीटीआई की जरूरत थी, इत्तेहाद की सियासत पीटीआई की जरूरत थी और पीटीआई की जरूरत है, लेकिन शायद इत्तेहाद की सियासत पीटीआई के जीन्स में नहीं है। हसन निसार से पीटीआई की जरूरत थी, मगर मौलाना और जमीयत उलमा इस्लाम समझती है कि उनको पीटीआई एक सियासी आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे थे। मौलाना का भी एक सियासी तजर्बा है। क्या इमरान खान ने मौलाना साहब को इतना सादा समझ रखा या ओवर स्मार्ट प्ले करने की कोशिश की मौलाना के साथ? मेरा हदफ तो आप हैं यानी जिस तरह का कंस्ट्रक्ट किया है, ड्राफ्ट किया है सवाल आपने, मैं उस पर बात करूँगा। चूँकि मैं बहुत हद तक मुत्तफ़िक हूँ ज़ैगम खान साहब से, और बाकी 2 दोस्त जब बात करेंगे तो बात भरपूर हो जाएगी। लेकिन आपका ये कहना कि किसने किसको कितना इस्तेमाल किया है, मैं इस पे फोकस करूँगा। देखिए, मशीनों और दीगर जो मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट्स होते हैं, आलात होते हैं, उनके इस्तेमाल के तो पैमाने होते हैं। इंसानों के एक दूसरे को इस्तेमाल करने का पैमाना अभी ईजाद नहीं हुआ। कल अगर आपने मुझसे ये पूछ लिया कि ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान समेत पाकिस्तानियों को कैसे कैसे इस्तेमाल किया, तो बताएं कौन से तराजू पे मैं तोल के बताऊंगा आपको। मुझे बुनियादी तौर पे सवाल की साख्त पे,
सवाल खूबसूरत है, ये पोएटिक जरा ज्यादा हो गया है। चलिए इसको खोल लेते हैं हसन साहब खोल लेते हैं। पैमाना नहीं खोलते हैं इसको थोड़ा सा। वो मौलाना साहब जो इमरान खान को पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, और इमरान खान साहब मौलाना को पता नहीं किन किन नामों से पुकारते रहे कि उनके साथ बैठे आर्मी चीफ समझाते थे ये जबान और लहजे इस्तेमाल ना करें, और फिर पीटीआई वहां आ खड़ी हुई कि इमामत भी मौलाना साहब की, मेजबानी भी मौलाना साहब की, मुलाकातें भी मौलाना साहब से, दरखास्तें भी मौलाना साहब से कि खुदा के लिए ये निकाल दिया जाए तरमीम में से, वो डाल दिया जाए, हमारे साथ चला जाए, हमारी बात सुनी जाए, हमारे लिए रास्ता निकाला जाए। और मौलाना साहब उसको रीड करते हैं कि शायद हमारा कंधा इस्तेमाल करके बात कहीं और कर रहे हैं, हमें इस्तेमाल करते हुए एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर रास्ता एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मौलाना को भी तो कुछ मिला होगा कि सख्त मुखालिफ दरवाजे पे आके बैठ गया है। सुन ले। अच्छा, ये फिर मैं पता नहीं आज किस मूड में हूं, ये फिर बहुत काबिल एतराज बात, आप बात ठीक कर रहे हो, गलत मुल्क में कर रहे हो। भाई शहबाज शरीफ कल तक ये कहता था अंतड़ियां निकालूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा। दुरुस्त। नवाज शरीफ साहब फरमाया करते थे मैं यूं करूंगा, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी की, माफी भी मांगी, इत्तेहादी भी बने और साथ भी चले। मैं वही कह रहा हूं ना जी। हाँ। वो नहीं, वो मिसाके जमहूरियत नहीं, मिसाके मुका था बीबी। ये हमारे यहाँ बस पता नहीं लफ्जों की पता नहीं शनाख्त नहीं है या दूर तक देखते नहीं ना। मिसाके जमहूरियत नाम की चीज नहीं थी। उन्होंने कहा जो पहले लड़ के कर रहे हैं उसकी जबान काट दी, इनके बुजुर्ग वालिद को। मुझे हालांकि नून लीग के साथ कभी कोई हमदर्दी नहीं रही, लेकिन द वे नवाज शरीफ फादर वाज पिक्ड अप, एक बुजुर्ग आदमी 10 दवाइयां साथ, और वो फख्र से वो बंदा पुलिस वाला कहा करता था कि मैं बाबे नु चुके हैं छुटिया डाले। सो ये करने के बाद अगर ये ढीटों की तरह आपस में बैठ के पपियां जफियां कर सकते हैं, आप ये बता चुके हैं जी आप बता चुके हैं, लेकिन हसन साहब सवाल पर आए ना, क्या इमरान खान ने मौलाना को सादा समझ लिया था या मौलाना रीड कर गए कि इमरान उनके साथ क्या कर रहे हैं? ऐसी बात सुनना चाह रही हैं सवाल का जवाब सुनना चाह रही हूं। ये कुब्बे सुन लें, ये कुब्बे को लातरासाई है, इसका वक्ती शायद कोई फायदा होता, शायद, लेकिन ये इत्तेहाद अगर नहीं होता ये इमरान खान के क्रेडिट में, उसके पलड़े में जाए। दुरुस्त हो गया, ये याद रखें। ठीक हो गया, इनकी लॉटरी निकल आई है। दुरुस्त है। शहजाद साहब, अगर मौलाना वाज़ेह तौर पर रास्ता और फासला इख्तियार कर जाते हैं, क्या आपके ख्याल में पीटीआई मजीद सियासी तन्हाई में जाएगी? जैगम साहब कह रहे हैं वोटर मौजूद है लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की उनको जरूरत रहेगी। पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां खड़ी है, रियासती, सियासी, अदालती, इंतजामी, कई तरह के तंजीमी मसाइल भी मौजूद हैं। आखिरी ऑप्शन क्या बच जाएगा कि जिस रुख पर हवा है उसी रुख पर जाना शुरू करे, या अभी पीटीआई के पास ऑप्शंस मौजूद हैं टकराव के? अच्छा, जब आपका सवाल मिला ना आज मुझे भी, तो आपके सवाल की जो साख्त है ना, मैं उसको मुकम्मल तो नहीं पढ़ता क्योंकि आपने कह दिया, लेकिन किसने किसको कितना ने इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुझे लगा जैसे वो नहीं होता था बूझो तो जाने सहेली, पहेली बूझ सहेली, इस किस्म के जो आते थे हमारे बच्चों के, उसके अंदर उस तरह की कोई चीज मुझे लगी। मुझे लग रहा है आज मेरा पैनल भी ना पॉलिटिकल खेल रहा है मेरे साथ। नहीं, और यकीन माने मतलब मैं बैठ गया देखने कि अच्छा किस और कितना, 3 जगह पे मैंने कोई ना कोई वो फिल इन द ब्लैंक्स करने थे जी। अब आपको मजे की बात बताऊं कि मैंने फिल इन द ब्लैंक्स कैसे किए। सही, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि फजलुर रहमान साहब के बारे में या पीटीआई के बारे में सवाल है। अच्छा, आपने कहा किसने किसको कितना इस्तेमाल किया। पहला मैंने ऑप्शन दिया कि नून लीग ने इमरान खान को इस्तेमाल किया मुक्तदरा के सामने अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए। अच्छा। दूसरा ऑप्शन मैंने लिखा कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को इस्तेमाल करने की कोशिश की, जरदारी साहब से कनाल्स का वो करवा के, और उसके बाद अपनी सियासत की बुनियाद दोबारा से अहया दे दी, उसको जिंदगी दोबारा दे दी सिंध की सियासत के अंदर, कि एक इशू तो आया जिसके ऊपर वो कौमियत परस्तों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ये तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग को किसी हद तक इस्तेमाल किया, जो कि अभी तक चल रहा है। और तीसरा, नून लीग ने पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करने की कोशिश की कि यार ये ऐसा काम है, हमें मजबूरी के अंदर इसको हाँ करनी पड़ी, लेकिन अगर तुम शोर मचाओगे तो हो सकता है नहरों का मामला रुक जाए। पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन रीड कर ली है। 3 ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिख दी इस तरीके से। अच्छा, अब आपने जब, शुक्र है कि आपने वो अपने इब्तदाइये में फजल रहमान साहब का जिक्र कर दिया और पीटीआई का, कि असल में सवाल उसके मुताल्लिक है। बिल्कुल सही बात है आपका, ये सवाल भी बिल्कुल जायज बनता है। देखिए, पीटीआई के 3 अहदाफ क्या हो सकते हैं सियासत के अंदर, सियासी अहदाफ, कि इमरान खान रिहा हो जाए,
हमारी 8 फरवरी का इलेक्शन जो हमने जीता था, हमें हमारी मैंडेट को तस्लीम करके हुकूमत हमें दे दी जाए, इस हुकूमत को अपोजिशन में डाल दिया जाए। और अगर ये नहीं करना तो तीसरी उनकी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है, या उनकी कोशिश ये हो सकती है, या हदफ ये हो सकता है कि इलेक्शन दोबारा कर दिए जाएं और शफाफ हों, ताकि अगर हम जीतें तो हमें हुकूमत मिल जाए। ये तीन हो सकते हैं ना, तीनों ही मुमकिन नहीं, तीनों ही मुमकिन नहीं। तो फजलुर रहमान साथ हो या ना हो, पीटीआई का कम से कम कोई हदफ हासिल होने वाला नहीं। अच्छा, अब सियासी तौर पर देखा जाए, सियासत के अंदर तो क्या अहदाफ होने चाहिए आज की सियासत के, बशमूल उन जमातों के जो कि हुकूमत में है, कि सियासत की तशरीह, किस किस्म की सियासत हम चाहते हैं। जो सियासत है जो आजकल चल रही है, जो हाइब्रिड कह लें, कुछ कह लें, शेपरॉन्ड कह लें, शेडो कह लें, वट, ये सियासत है जो पाकिस्तान के लिए कबूल है हमें? क्या हमें इसी को लेके चलना है, इसी का हिस्सा बनेंगे? और दूसरा ये कि मुस्तकबिल का सियासत का नक्शा क्या होना चाहिए, जमहूरियत किस नौयत की होनी चाहिए, कहाँ तक, और हमें क्या करना पड़ेगा सियासी फोर्स के तौर पे कि हम मुक्तदरा के साथ बैठ के गुफ्तगू करें। अब ये दोनों ही काम, ये काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, जिसका मैंने बाद में जिक्र किया। और पीटीआई के अहदाफ को हासिल करने के लिए भी जरूर उनको अकेले ही जो कुछ करना पड़ेगा, और वो भी मुमकिन नहीं है जिस वक्त नजर आता है। तो इसलिए जो आपने मुझसे एंड में सवाल पूछा कि आपके ख्याल में कि ऐसे ही चलता रहेगा जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। फाइनल एक बात, मेरा ख्याल है फजलुर रहमान साहब को बहुत ज्यादा, बेशक उनकी अपनी शख्सियत है, अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना एक मकाम है, सब मौजूद, लेकिन पोलिटिकली सियासी तौर पर उतना वजन नहीं है जितनी हम उनकी अहमियत दे देते हैं कि उनके शायद एक पलड़े में जाने से पता नहीं कौन सा कोई इनकलाब बर्पा हो जाएगा। बदकिस्मती से एक तारीख भी है, कलामी की माज़ शहजाद साहब, पीटी और जेजुआ अगर इकट्ठे हो जाएं तो क्या बहुत बड़ी फोर्स नहीं ग्राउंड पर हो सकती है? अगर ये सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। जेयूआई को कौन नहीं जानता, फजलुर रहमान साहब को इस सियासी तौर पर कौन नहीं जानता? मेरे ख्याल में यही फजलुर रहमान साहब थे ना, अपना लेके गए थे सामने, पीटीआई मिलके इनके साथ क्या। अभी पीटीआई की जितनी बड़ी कुव्वत है पंजाब के अंदर, वो कहाँ है? कुछ नजर आती है आपको? लेकिन कहते हैं कि कुव्वत है, छुपी हुई है, कहीं छुपा दी गई है, कहीं जोर के साथ, कहीं किसी तरीके से। तो जब कोई पार्टी अपने आप का इजहार नहीं कर सकती, अपनी सियासत का इजहार नहीं कर सकती, तो वो किसी और की बुनियाद के ऊपर किस तरीके से मैदान में आ सकती है? इस वक्त आपकी सियासत दो हिस्सों में बटी हुई है। ये हम बार बार कहते हैं ना कि सियासी इत्तेहाद बनते हैं और बहुत बड़ी तब्दीलियां आती हैं। आपकी सियासत दो हिस्सों में बटी हुई है। इस तरफ भी बहुत बड़ी दो पार्टियां, पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई छोटी पार्टियां तो नहीं है। दुरुस्त। वो जमाना था जब एक पार्टी एक तरफ होती थी और बाकी सब पीएनए एक तरफ बन जाता था, ठीक हो, या डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक तरफ बन जाती थी, और फिर उसके बाद उसकी एक पार्टी एक तरफ होती थी। लेकिन आज दरमियान में बिल्कुल एक तकसीम है, यानी दोनों तरफ पलड़े बराबर है। इसलिए वो जो हम देखते हैं कि हमारी तारीखी तौर पर जो हम सबक सीखते हैं, वो आज के दौर में मुमकिन नहीं है। तवाज़ुन दिखता है, पॉलिटिकल बैलेंस है। कि मेरा अपना ख्याल यह है कि पीटीआई को मान लेना चाहिए आज के हालात में, जब तक ये तमाम सियासी पार्टियां मिलके, और मैं ये नहीं कहता कि कोई इनकलाब लेके आए, लेकिन मुत्तहिदा इनके मुक्तदरा के साथ बात करके कोई अपना हम रास्ता तो निकाल सकते हैं। अभी नहीं, अगले इलेक्शन के लिए, आज के लिए नहीं, अगले इलेक्शन के लिए। मुझे तो अगले इलेक्शन की फिक्र पड़ी हुई है। सही हो गया। रजा रूमी साहब, मौलाना का तजर्बा पीटीआई के वजूद से पुराना है और हालिया एक उनका तजर्बा रहा जब सियासी जख्म खाए 2019 में जिन जमातों के साथ चले और सियासी देख चढ़ाई, बलाई तो दूसरी जमातों के हिस्से में आई, उनके हाथ कुछ ना आया। क्या पीटीआई के मामले पर ये गलती नहीं करना चाहते हैं, या जो पुराना ही दरार है वो भरी नहीं थी, सिर्फ एक दिखावा नजर आया? कि मौलाना ने भी कहा कि देखो सियासी मुखालिफिन की मैंने कैसे मेज़बानी की, इमामत की, मुलाकातें की, मगर अपनी जगह पर वो अपने पॉइंट पर कायम थे। यानी कि दोनों ने एक दूसरे को इस्तेमाल किया, या मौलाना पहले जज कर गए कि पीटीआई इस्तेमाल करना चाह रही थी? देखिए, 100% बात है कि दोनों ने इस्तेमाल किया है एक दूसरे को। कोई मौलाना भी इतने दूध में धुले नहीं हुए कि वो जो है पीटीआई के साथ उनकी पींगे बड़ी थी उनकी पार्टी की। बात यह कि वो भी अपनी तरफ से निगोशिएट कर रहे थे मुक्तदरा के साथ भी, और दीगर जो पार्टीज हैं इस वक्त इक़्तिदार में उनके साथ, क्योंकि वो उनको, जैसे आपने कहा, गिले शिकवे उनके हैं कि उनको पीएमएलएन और पीपीपी ने नजरअंदाज कर दिया, जबकि उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया। पीडीएम की जो भी तहरीक चली थी और जो भी जलसे जुलूस, जो प्रेशर डाला गया था इमरान हुकूमत के ऊपर, जनरल बाजवा थे उस वक्त उनके ऊपर, तो यकीनन मौलाना भी इस्तेमाल कर रहे थे पीटीआई को और पीटीआई की। लेकिन मसला ये है कि मौलाना का पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। उसकी वजह यह है कि उनका जो सियासी कंपटीशन है वो एक ही सूबे में और एक ही जगह पर है जहां पर पीटीआई का पलड़ा भारी है इलेक्टोरल मैदान में।
अब खैबर पख्तूनख्वा में क्या वो इत्तेहाद करेंगे तो क्या पीटीआई उनके साथ सीट शेयरिंग करेगी इंतखाबात में? उनको क्या हासिल होगा? असल बात तो ये है ना, अल्टीमेटली तो उन्होंने ये देखना है कि क्या मौलाना फजल रहमान और JUI को अपना जो खोया हुआ उनका जो एक रजा साहब, कता कलामी की माजरत, फिर दोनों जमातें छोटे गोल्स के साथ थी, कौमी सतह का कोई मामला तहरीक नहीं थी, इसीलिए इकट्ठे नहीं हो सके। जी, अब छोटी सतह का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन देखिए सियासत इसी का नाम होता है, सियासत नाम होता है अपॉर्चुनिज्म का, कि आप किस तरह से अपने हालात को अपने हक में मोड़ने के लिए किस तरह की हरबे इस्तेमाल करें। अब देखिए ना, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और हम सब जानते हैं कि अभी तो जरा खामोशी हो गई है, नहीं तो बहुत कुछ मौलाना के बारे में कहा जाता था। लेकिन अब मसला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूरत है स्ट्रीट पावर की। स्ट्रीट पावर के लिए मौलाना फजल रहमान की अहमियत है। वो बात शहजाद साहब कह रहे थे कि ठीक है, उनका कौमी लेवल के ऊपर शायद वो अहमियत ना हो, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई ग्रुप्स इस वक्त स्ट्रीट पावर रखते हैं तो वो दाएं बाजू की मजहबी जमातें हैं, जिनमें JUI सरी फहरिस्त है। जमात इस्लामी किसी हद तक उसका जोर होता था, लेकिन अब गालिबन वो उतना नहीं रहा। और तीसरी PLP एक कुव्वत है जो कि लोगों को मोबिलाइज करती है हजारों लाखों की तादाद में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद तजुर्बात किए। इस्लामाबाद में कई बार 3-4 बार तो उन्होंने कोशिश की कि वो कोई लॉन्ग मार्च करें, वो आकर जो है इस्लामाबाद में धरना दे दें, फतह कर लें, वो बकौल गंडापुर साहब के महमूद गजनवी की तरह वो हमला आवर होकर इस्लामाबाद को फतेह कर लें। नहीं हो सका। उसकी बुनियादी वजह एक तो जाहिर बात है कि रियासती जो रिप्रेशन है और जो सख्तियां आयद की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो तो सब अपनी जगह है, मगर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा इंतहाई कमजोर है। इसलिए जरूरत एक नुक्ते की है PTI को, और वो ये है कि किस तरह से वो स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करके इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाकर अपने हक में कोई हल निकाले। लेकिन ये ऐसा नहीं होने वाला। मौलाना का जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लियर, और वो ये है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो बात यही आकर कंक्लूड होती है। फिर जो शहजाद साहब बात करते हैं, PTI को हवा के रुख को समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपने जितने दबाव डालने के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, कोई आपके हक में ना गया, सियासी फैसला करके आप मौलाना को ऑन बोर्ड ना कर सके, तो मुनासिब यही है कि हवा के रुख को समझें और आने वाले इंतखाब के लिए अपने लिए जमीन नरम करने की कोशिश करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पंजाब हुकूमत और काश्तकार, गंदम का किसान आमने सामने क्यों है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुज़िश्ता साल पंजाब में गंदम की बम्पर फसल के बावजूद किसान शदीद मसाइल का शिकार रहे। हुकूमत की जानिब से 3900 रुपए फी मन मुकर्रर की गई रकम पर गंदम किसान से बर वक्त खरीदी ही न गई और किसान को अपनी फसल औने पौने दामों फरोख्त करना पड़ी। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि इस साल हुकूमत पहले की निस्बत बेहतर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ गंदम की खरीदारी करेगी, मगर इस साल हुकूमत गुज़िश्ता बरस से भी बदतर। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस ही सरकारी तौर पर गंदम की खरीदारी का महकमा खत्म कर दिया था, जबकि इस साल वफाकी हुकूमत का महकमा पास को भी करीबन खत्म हो चुका है। यूं हुकूमत तलब व रसद की दौड़ से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गई है। इस वक्त पंजाब में गंदम की कटाई कहीं मुकम्मल तो कहीं जारी है। ताहम हुकूमती सतह पर ना तो गंदम की कीमतों का ऐलान किया गया और ना ही खरीदारी का कोई बाकायदा मनसूबा सामने आया। गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी काश्तकारों को मिडलमैन और ओपन मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, जिसके बायस किसानों को इस बार भी गंदम इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त करना पड़ेगी। दरमियाने और छोटे दर्जे के किसान गंदम के रेट के सबब शदीद परेशान हैं। सूरत हाल को भांपते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम सपोर्ट फंड के तहत 5.5 लाख काश्तकारों को 15 अरब रुपए का पैकेज देने की मंजूरी दी है। काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान भी किया गया है। किसानों को 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत देने का भी ऐलान किया गया है, मगर सूबे भर के किसान सरापा एहतजाज हैं। सरबराह किसान इत्तेहाद के मुताबिक 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक उड़ाया गया है। गंदम की फसल का रेट किसानों को नहीं मिल रहा। हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लो, हमें अपनी उजरत चाहिए। किसानों के मुताबिक इसी तरह रहा तो अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे। गंदम खरीदारी के काम से वाबस्ता ताजिरों का कहना है इस सब की जिम्मेदार हुकूमत है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि हुकूमत की जानिब से गंदम का सरकारी रेट ना निकालना और रेट ओपन मार्केट देने का फैसला कितना दुरुस्त है।
अहम सवाल यह भी है कि हुकूमत का तलब और रसद की दौड़ से बाहर होकर 15 अरब के किसान पैकेज और ट्रैक्टर स्कीम का ऐलान कर देना किसान के लिए फायदेमंद रहेगा या मजीद नुकसानदेह साबित होगा। इसी पर सवाल रखेंगे। पंजाब हुकूमत का गंदम के काश्तकारों के लिए 15 अरब का फंड, किसान सरापा एहतजाज, सब्सिडी नहीं गंदम का असल रेट चाहिए, किसान का मुतालबा कितना दुरुस्त। ज़ैगम साहब, क्या दुरुस्त फैसला किया गया है? तलब और रसद के मामले से भी हट गई, ओपन मार्केट के हवाले काश्तकार को कर दिया गया है। ये फायदा देगा आने वाले दिनों में या नुकसान देगा? इससे बड़ी नाकबत अंदेशी नहीं हो सकती थी और इससे बड़ा जुल्म किसान के साथ नहीं हो सकता था। गुज़श्ता साल किसानों ने अपनी बीवियों के जेवर बेचे, बच्चियों के जेवर बेचे, मोटरसाइकिल बेचे, साइकिल बेचे और अपना नुकसान रिकवर किया। इस साल आपने 3900 की बात की लास्ट ईयर, जो रेट था और नहीं मिला। इस साल 1800 भी नहीं मिल रहा। इतना बड़ा नुकसान है, कहां से रिकवर करेंगे? हुकूमत तो तलब और रसद से निकल गई, लेकिन किसान को किसके हवाले करके गई? क्या मरियम नवाज साहिबा मरीख से आई हैं? शहबाज शरीफ साहब मरीख से आए हैं? उन्हें पता नहीं है कि कंज्यूमर और किसान के बीच में आड़ती है और आड़ती किसान के साथ हर रोज क्या करता है? एक एक दिन में 100% कमाता है वो किसान की कमोडिटी से। जो चीज वो 100 रुपए की लाता है उसको 200 रुपए की वो बेचता है। इतना बड़ा एक्सप्लॉइटर है वो किसान का। ये पूरा जो आपका वैल्यू चेन है ज़राअत की, ये कितने बड़े जुल्म पर मबनी है किसान पे। उनके आगे फेंक दिया। यू थ्रोन देम टू वुल्फ्स। मुझे पता उनकी क्या दिलचस्पी है। पहली बात है कि जब वो साल में अपनी रकम को 5% 10% कर लेते हैं, 500%, 1000% कमाते हैं, वो गंदम को खरीद कर रखेंगे ताकि साल के एंड में 30% कमाएं। क्या आपके पास प्राइवेट सेक्टर में उस स्टोरेज की गुंजाइश भी है कि प्राइवेट सेक्टर उसको खरीद कर स्टोर करे? क्या वो इंसेंटिव भी है? ठीक, अगर वो लेगा तो इसी तरह लेगा, आधी से कम कीमत पे, जैसे वो ले रहा है। दुरुस्त। और आप देखिए हुआ क्या है। क्या आपको मालूम है पाकिस्तान की 40% वर्कफोर्स ज़राअत से वाबस्ता है। बिल्कुल सही। 40%। हर दूसरा वर्कफोर्स का बंदा। और पता है जीडीपी कितना है ज़राअत का? 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो आबादी है जो बाकी शोबों से आधा कमाती है। फीकस आमदनी बाकियों से कम है। दुरुस्त हो गया। और फिर पूरी मईशत का बोझ भी उठाती है। ठीक, 60% एक्सपोर्ट्स भी देती है। दुरुस्त। फूड सिक्योरिटी भी देती है। बिल्कुल सही। रॉ मटेरियल्स भी देती है। दुरुस्त फैसला नहीं है आपके ख्याल में? मिडल मैन को भी टैकल करना चाहिए। हसन निसार साहब, फसल पर लागत 3600 है, सरकारी रेट जो रिपोर्ट हो रहा है कि 2100 पर है, मगर ज़ैगम साहब 1800 भी कह रहे नहीं मिल रहा है। ये मुसलसल दूसरा साल है। ये रेट ना रखना सरकारी तौर पर दुरुस्त फैसला है क्या हुकूमत का? देखें आयशा, इस सवाल के दो रुख हैं। एक तो है असूल की बात, लॉजिकल बात, वो है इकोनॉमिक्स का। एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आई नो दैट वो एक बुनियादी तरीन बातों में से है सप्लाई एंड डिमांड। लीव देम अलोन। एक लेकिन ये लॉजिकल मुल्कों में होता है, ये लॉजिकल माशरों में होता है, हम जैसे मुल्कों में नहीं। इसलिए किसानों का मुतालबा 100% दुरुस्त है। और ये मैं नहीं, अल्लामा इकबाल जिनकी बरसी चल रही है उन्होंने भी कहा है, और पाकिस्तान बनने से पहले कहा है। और कहा यह है कि जिस खेत से दहकान को मयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। ये जो चीख रहे हैं ज़ैगम खान साहब, ये हम शहरियों को भी इसका दर्द होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। और यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इकबाल ने, जला दो, तो ये जलाना सिंबॉलिक है, क्योंकि इकबाल शायर थे, दहशतगर्द नहीं थे। ही वॉज अ फिलोसोफर। उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक है, गंदम का असल रेट उनका हक है, खैरात नहीं। बिल्कुल दुरुस्त। भीख नहीं, इट इज देयर बेसिक राइट। दुरुस्त हो गया जी। और अगर हुकूमत ने कोई पानी भी हो तो वो वक्त से पहले होनी चाहिए, जब किसान गंदम काश्त करने वाला हो, उससे भी पहले बताया जाए कि इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो शहजाद साहब और रजा साहब की राय आपके सामने रखेंगे।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, बहुत से तरह के फंड्स, कार्ड्स और स्कीमों से बेहतर नहीं कि किसान से अच्छे रेट पर गंदम ले ली जाए? जी बिल्कुल। देखिए, मुझे नहीं पता कि इन्होंने फूड सिक्योरिटी का नाम कभी सुना है या नहीं सुना, लेकिन पाकिस्तानी कौम जो 25 करोड़ आवाम है, ये रोटी खाने वाले लोग हैं, गंदम की रोटी। और ये हमारा स्टेपल है, हमारी खुराक का। ये हम सब लोग रोटी के बगैर रह नहीं सकते। दूसरी बात, पंजाब को ब्रेड बास्केट कहा जाता है, यानी ये वो ब्रेड बास्केट है जहां पर के पाकिस्तान को उनकी सप्लाई होती है, आटा सप्लाई होता है, रोटी सप्लाई होती है। कम से कम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो डेफिनेटली होती है, अगर सिंध अपने हिस्से की गंदम फिर भी उगा लेता है। तो ये अगर पता हो किसी को कि इसके बगैर लोग बिल्कुल ही यानी भूखे हो जाएंगे और प्लास का मामला आ जाएगा, तो फिर कोई ऐसी चीज नहीं करते जिससे कि आपका जो किसान है जो कि गंदम उगाता है उसको आप बिल्कुल डिस्करेज करें। अमेरिका के अंदर किसानों को, वो मुल्क ऐसा है कि सब्सिडाइज हार्डली किसी चीज को करता है सिवाय किसानों के, और तारीखी तौर पर वो अपने सोयाबीन के, कॉर्न के, ये जो 2-3 बड़ी उनकी जो है चीजें जो उगाते हैं उनके फार्मर्स, वो उनको इतना सब्सिडाइज करते हैं और उसके लिए मौके मुहैया करते हैं कि वो उनको एक्सपोर्ट कर सकें। जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि वो मुल्क जिन्होंने ट्रेड के अंदर मुश्किलात हैं वहां से सोयाबीन खरीदा जाए उनसे, हमारे मुल्क से आके। तो इस तरह की चीजें वो अपने किसानों को करते हैं, और जहां पर मुश्किलात आती हैं वहां पर उनको पैसा भी देते हैं कि ताकि उनकी आसानी क्रिएट की जा सके। यूक्रेन और रूस की जंग, इस वक्त यूक्रेन का जो मशरकी इलाका है ये ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप है। तो लड़ाई जो हो रही है वो इस वक्त इस ब्रेड बास्केट के ऊपर हो रही है कि रूस चाहता है कि उस पर, क्योंकि उसके हिस्से से अलहदा हो गया था, वो चाहता है कि मशरकी इलाका यूक्रेन का अपने कंट्रोल में कर ले, जो उसने तकरीबन कर लिया, और इसीलिए सोचा जाता है कि वो उसको छोड़ेगा। ये है हकीकत जो कि किसी भी मुआशरे के अंदर इतनी अहमियत होती है इन चीजों की। तो फिर हमारे यहाँ अगर किसान इस वक्त रुल रहा है तो मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई ना कोई तो सोच है ही नहीं, और अगर सोच है तो शायद ऐसी है कि जिस तरह चीनी का निज़ाम हमने अपने लिए मैनिपुलेट करके अपने फायदे बढ़ा लिए थे, आड़ती को लेके, मिडल मैन को लेके, जिस तरीके से जगम साहब कह रहे थे, उसी तरीके से गंदम का मामला भी हम अपने और इससे ज्यादा पैसे बनाए जाएं। ये बदकिस्मती है कि अगर हम इन तमाम चीजों के होते हुए, जानते हुए भी इस रास्ते पर चल पड़े गंदम के मामले में, क्योंकि कम से कम इस चीज के अंदर हम हमेशा खुद कफील रहे हैं, या काफी हद तक खुद कफील रहे हैं। दुरुस्त हो गया। रजा साहब, क्या पॉलिसी है? क्यों कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून की किसान फेवर्ड या किसान फोकस पॉलिसी ने ये 15 अरब दिए हैं, ये 5.5 लाख किसान 25-27 हजार एक को मिलेंगे, और ये आटे में नमक के बराबर है ये 5.5 लाख किसान। जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से आफ्टर थॉट है। ये जो ऐलान किया गया है इमदाद का, दर हकीकत ये तो सबको मालूम है, और मुझे समझ नहीं आती कि पिछले साल भी ये मसला उठा था कीमतों का, गंदम की कीमतों का, और उस वक्त अगर ये फैसला सही कर लिया जाता तो आज हम इस सिचुएशन में ना होते। देखिए, असल मामला इधर ये है, और ये गालिबन समझना भी चाहिए सूबाई गवर्नमेंट जो है, कि ये अभी इसका जिक्र भी हुआ कि गंदम का मामला सिर्फ किसानों का या एक फसल का मामला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का बिलमूम फूड सिक्योरिटी का मामला है। हम हमेशा, एक तो खत्म शरीफी ये है कि हम ज़रूरी एतबार से बहुत आगे हैं दुनिया के कई ममालिक से, लेकिन पैदावार जो है उसमें इस तरह की प्राइसिंग पॉलिसीज जो होती हैं उसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं, और फिर यही गंदम ऑस्ट्रेलिया से और खुदा जाने कहां से बाकायदा डॉलर्स की से इंपोर्ट की जाती है, और फिर हम कहते हैं कि जी हमें इमदाद चाहिए, डॉलर्स कम हो गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का खसारा है, ये और वो। तो इस वक्त ज़रूरत यह है कि ये इमदाद तो हो गई है, लेकिन इसकी एक मजबूत पॉलिसी जो है किसानों के हक में उसको किया जाए, क्योंकि ये सबसे ना सिर्फ के ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, बल्कि पाकिस्तान के लोगों की जो सिक्योरिटी है उसकी जामिन भी है। तो इसलिए उसको इस तरह से ट्रीट करना, मेरे ख्याल से, जब मरियम नवाज और तो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह जो सामने आ रहे हैं, लेकिन इस मामले में उनके ऊपर तनकीद हुई है पिछले साल भी, और मैं समझता हूँ इस साल भी हो रही है, और इसको उनको देखना चाहिए अपनी साख और अपनी जो चीफ मिनिस्टरशिप है उसके हवाले से। पंजाब हुकूमत को सोचने की जरूरत है, ये ना हो कि अगले साल लोगों को सब्सिडी दे रहे हो कि आप गंदम काश्त करें और हुकूमत फैसिलिटेट करेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।